आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ अ क्रोम एक्सटेंशन। मैंने इनिशियली डिसाइड ये किया था कि आज की टॉक में हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे पूरा, लेकिन क्योंकि हम लोग 20 मिनट्स का हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, इस वजह से मैंने कहा कि मैंने इसको 3 टॉक्स में तोड़ दिया। तो पहले में हम लोग सिर्फ एक क्रोम एक्सटेंशन का एक आर्किटेक्चर देखेंगे ऊपर से, ठीक है, कि उसमें कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक एक क्रोम एक्सटेंशन के अंदर। उसमें हमारे पास कंटेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं, पॉपअप होता है और एक बैकग्राउंड पेज होता है। तो सबसे पहले क्रोम एक्सटेंशन के जो कोर टास्क हैं उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि वो किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकता है और किसी भी वेब पेज को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जो आप क्रोम एक्सटेंशन के ज़रिए किसी भी वेब पेज पे कर सकते हैं। इट्स ऑब्वियसली नॉट लिमिटेड टू दिस, ठीक है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता है, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि वो जैसे फर्स्ट है चेंज बैकग्राउंड फॉर एवरी वेब पेज, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं जो किसी भी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे। इसी तरह आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं या फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि कंटेंट स्क्रिप्ट्स जो हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एवरी और स्पेसिफिक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे क्रोम एक्सटेंशन में एक से ज़्यादा कंटेंट स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं और हर कंटेंट स्क्रिप्ट जो है ना वो एक या एक से ज़्यादा यूआरएल्स पे चल सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास हर क्रोम एक्सटेंशन में एक manifest.json की फ़ाइल होती है, उसमें आप एक्चुअली बता रहे होते हैं कि मेरा ये कंटेंट स्क्रिप्ट ए जो है वो ABCD यूआरएल ये इन 4 यूआरएल्स पे चलेगा, और इस तरह से हर यूआरएल जो है वो एक्चुअली एक रेजेक्स का पैटर्न होता है। तो वो आप उस पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरे एक कंटेंट स्क्रिप्ट कितने यूआरएल्स में चल सकती है। तो हमें ये पता चल गया कि जो कंटेंट स्क्रिप्ट है वो वेब पेज को एक्सेस कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन एक सवाल हमारे पास ये आता है कि जो वेब पेज इटसेल्फ है, ठीक है, उसमें डॉम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइब्रेरीज इंक्लूड हुई भी होती हैं, विंडो का ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या हम उनको एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट्स के थ्रू? तो जवाब ये है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंटेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चलती हैं, उसमें सिर्फ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी और चीज़ें हैं जैसे कोई लाइब्रेरीज जो इंक्लूड हुई हैं उस वेब पेज में, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम डॉम को एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक इमेज है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारे पास एक वेब पेज है जिसके अंदर jQuery 1.2 इंक्लूड हुआ है, और हमारे पास हमारा एक कंटेंट स्क्रिप्ट है जिसमें jQuery 1.3 इंक्लूड हुआ है, और वो दोनों जो है वो एक अपनी आइसोलेटेड वर्ल्ड में है। तो इस वजह से हमारी जो jQuery के वर्जन है वो कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो और लेकिन उसके बावजूद आप देख लेंगे जो डॉम है वो हमारे पास शेयर्ड है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। कुछ और बातें हम यहाँ पे वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मिस कर दी थी वो ये थी कि हम लोग कंटेंट स्क्रिप्ट में CSS फाइल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू जावास्क्रिप्ट फाइल्स, हम उसमें स्टाइल्स भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली जैसी कंटेंट स्क्रिप्ट वो URL हिट होगा और कंटेंट स्क्रिप्ट रन होगा, वो आपकी स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली उस पेज पे इंक्लूड हो जाएंगी। और एक और चीज़ कि आपकी जो कंटेंट स्क्रिप्ट्स हैं वो एक URL पे मल्टीपल कंटेंट स्क्रिप्ट रन हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो jQuery इंक्लूड हुई वो एक्चुअली एज अ डिपेंडेंसी है, लेकिन आप एक ही पेज पे मल्टीपल कंटेंट स्क्रिप्ट जो है वो रन हो सकते हैं। आपके पास जो जेसन होती है उसमें एरे होता है, तो जिस सॉर्टिंग में आप उसको डिफ़ाइन करते हैं उसी सॉर्टिंग में आपके पास सारी स्क्रिप्ट जो है वो अवेलेबल होती हैं एक URL के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट स्क्रिप्ट खत्म हुई। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है क्रोम एक्सटेंशन में। ऑब्वियसली हम यूज़र को डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं और इनपुट ले भी सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, आपने ज़रूर इस तरह का कुछ देखा होगा। अगर आपने क्रोम एक्सटेंशंस को कभी इंस्टॉल किया है तो आपके पास एक आइकन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो वो एक पॉपअप सा खुलता है। तो क्रोम एक्सटेंशन में इसको पॉपअप भी कहते हैं ऑब्वियसली। पॉपअप हम जो है वो एक बेसिकली एक HTML पेज होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस HTML पेज में हम जावास्क्रिप्ट्स और अपने स्टाइल जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, और क्योंकि हम उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड कर सकते हैं तो हम कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हैं।
अमूमन जब भी आप ये देखेंगे कि आपके पास ट्यूटोरियल होगा कि बिल्डिंग अ क्रोम एक्सटेंशन विथ एंगुलर, तो वो पॉपअप्स की बात कर रहा होगा कि वो एंगुलर जो है वो पॉपअप के अंदर बूटस्ट्रैप हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पॉपअप्स के साथ आप अमूमन ये करना चाह रहे होते हैं कि आप अपना जो स्टेट होता है वो सेव करना चाहते हैं कि मैं पॉपअप फॉर इंस्टेंस अगर कोई यूज़र खुलता है, ठीक है, यूज़र पॉपअप खोलता है और उस इनपुट टेक्स्ट में कुछ टाइप करता है और वो पॉपअप को बंद कर देता है और वो वापस खोलता है, तो आप चाहते हैं कि वो जो टाइप हुआ था वो वापस से उसको दिखे। ठीक है, तो वो पॉसिबल इस तरह नहीं है कि जैसे ही आप पॉपअप को बंद करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जब आप वापस पॉपअप खोलते हैं तो वो वापस इनिशियलाइज होता है। तो इसको हल करने के लिए हम आगे जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है बैकग्राउंड पेज, उसमें देखेंगे उसको कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है पॉपअप का। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये कि पॉपअप इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र एक्शन। अगर आप क्रोम एक्सटेंशन की डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो उसमें आपको दो ये कीवर्ड्स नज़र आएंगे, ब्राउज़र एक्शन और पेज एक्शन। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है जिसमें एलो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जो है वो एक ब्राउज़र एक्शन है और पॉपअप उसका एक्चुअली एक हिस्सा है। तो ये पॉसिबल है कि इस आइकन का कोई पॉपअप ना हो। ठीक है, वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन एक आइकन हो। तो वो अब वो जो है वो आप जब आप मैन्युफैक्चरर में ब्राउज़र एक्शन जब भी आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ आपको आइकन देते हैं और एक पॉपअप देते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। तो ये आइकन एक्चुअली वहाँ से, तो अब ब्राउज़र एक्शन और पेज एक्शन एक्चुअली दोनों सेम है। उसमें फ़र्क बस ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई एक्सटेंशन बनाया जो सिर्फ कुछ पेजेस पे रन होना चाहता है, जैसे फॉर इंस्टेंस वो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट स्क्रैप करता है, तो वो इट डजंट मेक सेंस कि वो जो है वो आइकन हर वक्त डिस्प्ले होता रहे। तो उसके लिए हम खाली पेज एक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सटेंशन है जो जनरली हर वेबसाइट के लिए आप चलाना चाह रहे हैं तो वो फिर ब्राउज़र एक्शन। तो खाली बस विजिबिलिटी का फ़र्क है कि पेज एक्शन जो है वो स्पेसिफिक पेजेस के लिए नज़र आता है और ब्राउज़र एक्शन जो है वो थ्रू आउट यहाँ पे नज़र आता रहेगा। तो पॉपअप के बाद हमारे पास बैकग्राउंड पेज है। जैसे ही आपका क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है और वो इनेबल होता है तो आपके पास एक बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, पॉपअप के साथ और कंटेंट स्क्रिप्ट दोनों के साथ मसला ये है कि वो फ़ौरन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कंटेंट स्क्रिप्ट के साथ ये है कि जब आपका वो URL हिट होगा स्पेसिफिक, तो आपका कंटेंट स्क्रिप्ट जो है वो ट्रिगर होगी और चलेगी, और जैसे ही आप वो उस URL को बंद करेंगे तो वो कंटेंट स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पॉपअप के साथ भी यही है कि आप पॉपअप खोलते हैं, उसमें जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं, जितना भी डेटा होता है, जैसे ही वो पॉपअप डिस्ट्रॉय होता है वो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन बैकग्राउंड पेज जो है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एक्सटेंशन वो चलता रहता है। और ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड है, इसका मतलब इसका कोई UI नहीं है। ठीक है, तो इस पेज का कोई UI नहीं होता। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज जावास्क्रिप्ट फाइल और एज एन HTML पेज। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली जब बैकग्राउंड पेज का कोई UI नहीं होता तो HTML पेज देने का क्या फ़ायदा। ठीक है, लेकिन इंटरनली अगर चाहे आप एक बैकग्राउंड पेज को एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएं या HTML फाइल बनाएं, दोनों सूरतों में क्रोम एक्सटेंशन इंटरनली एक HTML फाइल क्रिएट करता है, वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। इस HTML फाइल में आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे आपने साउंड का टैग डाला हुआ है। ठीक है, तो आपकी क्रोम एक्सटेंशन कोई साउंड्स क्रिएट करना चाह रही है तो वो इस हिडन HTML के अंदर होगा और वो वहाँ से साउंड्स क्रिएट हो सकती हैं। और साउंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले आजकल तो अब ब्राउज़र्स के अंदर क्लिपबोर्ड की जो API है वो मिल गई, आप कॉपी पे कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं ब्राउज़र प्रोग्रामेटिकली। लेकिन कुछ अर्से पहले ये APIs नहीं थी, तो लोग इसको क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करते थे और एक हिडन टेक्स्ट एरिया रखते थे इस बैकग्राउंड पेज के अंदर, और फिर वहाँ से जो है वो क्लिपबोर्ड को मैनेज किया करते थे। तो पॉइंट ये है कि आप एक बैकग्राउंड पेज को एक HTML भी रख सकते हैं और उसमें कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको यूज़र को नेसेसरीली नहीं है कि आप उसको दिखाएं, लेकिन अब आप करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ग्राफिक इंटेंसिव चीज़ें भी लोग करते हैं, आइकन्स बनाना और इस तरह की चीज़ें करना। ठीक है, तो इसमें ये बैकग्राउंड पेज में एक और भी इसका एक एप्लीकेशन ये है कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी लॉन्ग कनेक्टिविटी आपको करनी है डेटाबेस के साथ। फॉर इंस्टेंस आपने फायरबेस, आपका क्रोम एक्सटेंशन है फायरबेस यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो आपको उसके साथ कनेक्शन रखे रहना है जब तक आपका एक्सटेंशन चलता है। तो ऑब्वियसली आप ये पॉपअप या कंटेंट स्क्रिप्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वो फ़ौरन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप ये काम जो है ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड पेज में कर रहे होंगे। तो बैकग्राउंड पेज कैन ऑल्सो बी यूज टू कम्युनिकेटेड बिटवीन कंपोनेंट्स। जो हमारे कंटेंट स्क्रिप्ट्स हैं और जो हमारा पॉपअप है, उस आपस की कम्युनिकेशन के लिए भी आप बैकग्राउंड पेज यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हम
ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास बैकग्राउंड पेज हो गए, हमारे पास कंटेंट स्क्रिप्ट हो गए और हमारे पास पॉपअप हो गया। इन तीनों की आपस में हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका है विया बैकग्राउंड पेज। इन तीनों कंपोनेंट्स में हमारे पास एक क्रोम एक हमें एपीआई देता है, क्रोम का ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल होता है। उसके अंदर हम क्रोम डॉट गेट बैकग्राउंड पेज कर सकते हैं, तो हमें बैकग्राउंड पेज का एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और फिर हम उसके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, उसमें जो भी आप डेटा सेट करवाना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास मैसेज पासिंग का है। तो वही जो क्रोम का ऑब्जेक्ट होता है उसी के अंदर हमारे पास सेंड मैसेज और ऑन मैसेज के इवेंट्स होते हैं। तो आप एक कंपोनेंट जो है वो इवेंट को एमिट करता है और दूसरा लिसन करता है, उसमें सारा डेटा होता है। तो वो एक कम्युनिकेशन का तरीका ये है। और दूसरा और तीसरा जो है वो हमारे पास क्रोम डॉट स्टोरेज की एपीआई होती है। इसमें हमारे पास दो फ्लेवर्स होते हैं। एक हमारे पास सिंपल, जैसे हम ब्राउज़र में लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं, एक वो वाला फ्लेवर है। और दूसरा फ्लेवर जो है वो एक्चुअली जो यूज़र साइंड इन होता है उसका अकाउंट वो उसमें वो एक्चुअली क्लाउड पे सेव करता है, ताकि वो यूज़र जब किसी और फिजिकल कंप्यूटर पे जाके अगर वो लॉगिन करेगा तो उसको वो डेटा वापस मिल जाएगा। तो वो लोकल स्टोरेज है, लेकिन इन द क्लाउड वो यूज़र के लिए एक्चुअली स्टोर हो जाता है। तो आज का हमारा टॉक ख़त्म होता है और हम रिकैप करते हैं। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो रिकैप में ये है कि हमारे पास एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिक, ठीक है। उसमें हमारे पास बैकग्राउंड पेज होते हैं, हमारे पास कंटेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं और पॉपअप होता है। कंटेंट स्क्रिप्ट जो है वो किसी भी वेब पेज को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। पॉपअप जो है वो ऑब्वियसली यूज़र से इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। और जो थर्ड है बैकग्राउंड पेज, वो उन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जी बिल्कुल, वो जो है वो बैकग्राउंड जैसे ही आपका एक्सटेंशन एक्टिवेट होता है वो बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं और अगर आपका एक्सटेंशन खुला हुआ है तो वो बैकग्राउंड पेज एग्जिस्ट। कंटेंट स्क्रिप्ट सिर्फ उस जब भी कंटेंट स्क्रिप्ट, क्योंकि जब आप अपनी जेसन में डिफाइन कर लेते हैं तो हर यूआरएल के अगेंस्ट डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही वो यूआरएल हिट करता है ना यूज़र, तो आपका कंटेंट स्क्रिप्ट रखना शुरू होता है। बैकग्राउंड पेज की जहाँ तक बात हो रही है, वहाँ पर जब तक आपका क्रोम ओपन है कंप्यूटर के ठीक है, तो बैकग्राउंड पेज सेम ही रहेगा, मतलब उसमें जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है वो सही है, वैसे ही रहेगा। ठीक है, रीस्टार्ट होगा तो सब तो बैकग्राउंड पेज भी हाँ एग्जैक्टली। फिर आपको जो क्रोम की जो स्टोरेज एपीआई जो लोकल स्टोरेज है प्रॉब्ली उसमें सेव करना पड़ेगा। फिर आप अगर आप उसको सिस्टम रीस्टार्ट पे या क्रोम रीस्टार्ट पे भी परसिस्ट करवाना चाह रहे हैं, जो आपको करवाना ही है, तो वो फिर प्रॉब्ली आप वो यूज़ कर होंगे या फिर आप फायर बेस या कोई इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करोगे। नहीं, लोकल स्टोरेज खाली नहीं होती। हाँ, ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज उस मशीन पे स्टोर करती है जब तक ऑब्वियसली वो डिलीट ना करे खुद से। तो बैकग्राउंड जो है बेसिकली वो जो भी हमारे पॉपअप के साथ इंटरेक्शन की इवेंट्स वगैरह वो सारे हमारे बैकग्राउंड में डिफाइन बैकग्राउंड में नहीं कंटेंट। नहीं, वो जो प्रोग्रामर होता है, जो भी एक्सटेंशन बना रहा है, वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जितना भी डेटा है जो पॉपअप, फॉर इंस्टेंस अब पॉपअप ने उसने पॉपअप खोला, उसने कहा हाय एंटर योर नेम, ठीक है, आपने नेम डाल दिया ज़ैनब। अब आप ऑब्वियसली आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया होगा। अब जैसे ही वो पॉपअप को क्लोज करेगा वो वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। वापस खोलेंगे तो वो वापस पूछेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही वो क्लोज करने लगे तो आप जो है वो अपने बैकग्राउंड पेज में वो वेरिएबल को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, और जब वो वापस इनिशियलाइज हो तो वापस वो बैकग्राउंड पेज से पहले डेटा ले और चेक करेगा। अगर वो नाम है तो वो वापस से, यानी आपको दोबारा से पूरा व्यू रीइनिशियलाइज तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन बैकग्राउंड पेज आपको बस आपको डेटा आपको परसिस्ट करके दे रहा है बस। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल पॉपअप में लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन किया, उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह ठीक है। कहाँ पर डिफाइन होती है? बैकग्राउंड पेज में? नहीं, आप जो भी पॉपअप के अंदर हो रहा होता है वो होता आपके पॉपअप में ही है, लेकिन पॉपअप के अंदर आपके पास जो है ना क्रोम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, वो तीनों में होता है आपके पास, कंटेंट स्क्रिप्ट में भी, बैकग्राउंड पेज में भी और कंटेंट पॉपअप में भी। क्रोम डॉट गेट बैकग्राउंड पेज का एक फंक्शन होता है जो आपको बैकग्राउंड पेज का पूरा ऑब्जेक्ट दे देता है एक्चुअली, जो आपने क्लास बनाई होती है या जो भी बना, तो वहाँ पे आप खुद जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और फिर वरना सारी हैंडलिंग जितनी भी होती है, इवेंट हैंडलिंग या जो भी सारी, वो होती पॉपअप के अंदर ही है, क्योंकि वो एक HTML पेज होता है ना, आप उसमें एंगुलर भी डाल सकते हो, आप रिएक्ट भी डाल सकते हो। तो लेकिन जब वो रीइनिशियलाइज होता है तो आपको दोबारा से उसका पूरा डेटा जो है बैकग्राउंड पेज से रीड करके दोबारा से रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा उसी स्टेट में जिस स्टेट में यूज़र ने छोड़ा था। ये आपको खुद करना पड़ेगा। बैकग्राउंड पेज एक टेम्परेरी डेटाबेस की तरह सर्व कर रहा है। एग्जैक्टली वो भी है। और लेकिन सिर्फ स्टोर नहीं, आप उसमें कोई भी लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं। जैसे कोई लंबा प्रोसेस है, अब पॉपअप तो खुला और हो सकता है कि उसको
उसका फोकस आउट हो जाए, वो बंद हो जाएगा, वो फ़ौरन से बंद हो जाएगा। अब आपने वो प्रोसेसिंग जो है वो करनी, वो कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप वो ऑब्वियसली आप बैकग्राउंड पेज में करते हैं और पॉपअप में आप सिर्फ इवेंट करते हैं कि भाई ये कंप्लीट हो गई है और बैकग्राउंड पेज, क्योंकि वो हो सकता है कि वो पॉपअप खुले, जैसे ही वो बंद करेगा वो प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी बीच में। तो वो कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क हो या फिर आपने कोई डेटाबेस से कनेक्शन खोल के रखना है, कि जैसे फायरबेस है उसमें ये होता है कि आपके पास पुश नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जब भी डेटाबेस में डेटा आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेबल आपके पास सब्सक्राइब हुआ होता है और वो आपको रखे रहना होता है जब तक आपको चाहिए होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड पेज में करते हैं। बैकग्राउंड को आप अगर डेटाबेस ना डेटाबेस कुछ समथिंग जो कि परमानेंटली स्टोर कर लो, परमानेंटली स्टोर नहीं करती टेम्परेरी डेटाबेस अगर हाँ, आप कहो तो आप टेम्परेरी आप कह सकते हो। और अगर आप इसको सर्विस की तरह से एग्जैक्टली इसको एज अ सर्विस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड में एक्टिव रहेगा और अगर आपको जैसे पॉपअप और कंटेंट स्क्रिप्ट में आपको नोटिफिकेशन कराना है, बेसिकली आपको हेल्प करता है। बेसिकली डेटा मैनेजमेंट और डेटा परसिस्टेंस और लॉन्ग रनिंग टास्क के लिए ये दो तीन काम है जो बैकग्राउंड पेज कर सकते हैं। और फिर ऐसी चीज़ें जैसे साउंड्स क्रिएट करना या इस तरह की चीज़ें करना, तो वो भी मेरे ख्याल से बैकग्राउंड पेज ही कर रहा होता है, क्योंकि पॉपअप तो उसी वक्त एक्टिवेट होता है जब आप खोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स हैं या जो भी हैं वो आपके पास बैकग्राउंड पेज में ही होते हैं। और बहुत सी ऐसी APIs हैं जो सिर्फ जो क्रोम के ऑब्जेक्ट में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद पॉपअप में और कॉन्टेंट स्टेज में अवेलेबल नहीं होती फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, वो सिर्फ आप बैकग्राउंड पेज में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चंस किसी के पास? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।